कल जितना मैंने बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ाया था वो क्लियर था, पर कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन पे ही मैंने छोड़ा था और उसकी प्रैक्टिस भी नहीं हुई थी। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं कि कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। तो पहले तो मैंने एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर जेड इन द एक्सपांशन ऑफ ए एक्स पावर पी, बीच में प्लस माइनस कुछ भी हो, बी एक्स पावर क्यू होल पावर एन। तो फॉर्मूला ये लिखा था मैंने, जेड इक्वल टू एन माइनस आर इंटू पी प्लस ऑफ क्यू आर। इससे आप क्या फाइंड करेंगे, आर, और वो आर आपको इसमें रख देना है। अब कहां मिस्टेक होती है वो बता रहा हूं। मान लीजिए ऐसा लिखा है, एक्स की पावर पी बी प्लस माइनस बी अपॉन एक्स की पावर क्यू होल पावर एन। अब एक तरह से ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगा, बस यहीं पे लोग गड़बड़ कर देते हैं। वो इस माइनस को समझ लेते हैं, इस माइनस से कोई मतलब नहीं, यहां पे क्या है उससे कोई मतलब नहीं। पी और क्यू के जो सिंबल होंगे वही लिए जाएंगे। मतलब अगर पावर नेगेटिव है तो नेगेटिव, जैसे इसके लिए लिखूं फॉर्मूला तो मैं लिखता एन माइनस आर इंटू पी प्लस, पहले प्लस ही लिखूंगा, ये पावर ऊपर गई तो माइनस क्यू इंटू आर, और जो भी निकले वो इसमें रखना है, क्योंकि इसका ओरिजिनल प्रूफ इस फॉर्मूले से आया है। तो इसका मतलब अगर R6 आया तो टर्म 7 होगा, R7 आया तो टर्म 8 होगा, है ना, ये ध्यान रखते हुए चलना। तो ये वाली मिस्टेक ना करें, बस यही एक मिस्टेक के चांस है और कोई भी नहीं है। आज की क्लास में बाइनोमियल काफी ज्यादा कवर होगा और काफी कुछ चीजें आपको क्लियर हो जाएंगे। वन क्यों होगी, वन हो जाएगी तो उसकी जरूरत ही क्या बची। आप मुझे बताइए, अगर मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया, थोड़ा लॉजिक से सोचिए, तो मैं x की पावर 6 कॉमन ले लूंगा, कुछ भी कर लो हर टर्म में x की पावर 6 ही मिलेगा। तो आप गलत क्वेश्चन लेके सही नहीं निकाल सकते ना। आप समझिए क्या होता है, यही मैं कह रहा हूं ना, कई बार हम लोग थोड़ी सी गड़बड़ ये कर देते हैं, हम वो क्वेश्चन सोचते हैं जो एक्चुअल में या तो एग्जिस्ट नहीं करते या हमारे दिमाग में होते हैं, या फिर हम गलत चले जाते हैं। जैसे आपने बोला कि इसकी वैल्यू सेम हो जाए, भाई अगर सेम हो गई तो आप दुनिया में जितनी पावर है वही मिलेगा बस आपको, यानी हर टर्म में क्या मिलेगा, एक्स की पावर एन ही मिलेगा। वो तो जब होता है जब ये अपॉन में ही होते हैं। इस क्वेश्चन में एक पावर और ये पावर ये आपस में कैंसिल होके कम ज्यादा होती है। बात समझ में आ गई। अब मान लो कि ऐसा क्वेश्चन हो तो फिर इसमें भी नहीं मिलेगा। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें एक्स क्यूब नहीं मिलेगा, क्योंकि पावर इस ढंग से यहां जाके क्वेश्चन बनता है, यहां कुछ पावर कैंसिल होती है आपस में जब कम ज्यादा होता है। इसमें क्या होगा, जो आपने निकाला बढ़ती जाएंगी ना पावर्स। समझ में आ रहा है। इसमें मिनिमम पावर कितनी होगी बताओ हर टर्म में, 10। क्यों, क्योंकि मैं x कॉमन ले लूंगा तो x की पावर 10। आप क्वेश्चन के लॉजिक पे जाइए, आप समझिए। पहले एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं पूरी बात कर लूं। जब कोई चीज समझता हूं तो मैं उसके पहले आपको समझा दूं कि मान लो आपको कभी ऐसा क्वेश्चन दिया होता और मैं आपसे पूछ देता फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x पावर 5, आप वैसे ही बोल देते नहीं होगा सर। क्यों, क्योंकि मैं इसमें से x बाहर निकालता और ऐसा लिखता तो x पावर 11। अब चाहे कोई भी टर्म देखो, हर टर्म में मिनिमम पावर कितनी आएगी, और वो 11 या 11 से ज्यादा हो सकती है। अगर इसका ओपन करोगे तो 11 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, 13 भी हो सकती है, अप टू 11 प्लस 11 कितना, 22। यानी अधिकतम पावर, मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है, 22। ठीक है, निकलेगा ही नहीं ना, ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। काय के लिए आप कंफ्यूज हो रहे हो। अगर ऐसा होगा तो क्या पूछा है पहले बताइए, पहले कॉमन लोगे आप, ऐसे करना है। अब मान लो मैंने आपसे पूछा होता है इस क्वेश्चन में कि x पावर 15 बताओ, तो इससे भी कर लो इससे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आप कंसेप्ट तो समझो। मान लीजिए आपका जो क्वेश्चन है उसको मैं समझाता हूं, यही लेते हैं चलो, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x पावर 15, क्लियर। दोनों तरीके से कर सकते हैं। पहला, मैं इसमें से अगर ये कॉमन ले लूं
अब मैं इसमें से x की पावर 4 निकाल लूं, एक तरीका। दूसरा मैं इससे ही कर सकता हूं डायरेक्टली, ठीक है। अब आपको दोनों तरीके से बताता हूं, पहले जो दिया उससे ही करते हैं। क्या पूछा है? 15। बोलो n माइनस r इंटू 1 प्लस 2 इंटू आर। 15 इक्वल टू 11 माइनस आर प्लस 2r, देन r इक्वल टू 4। यानी आप इसका जब फिफ्थ टर्म निकालेंगे तो मिल जाएगा। अब फिफ्थ टर्म क्या होगा? 11c4 3x की पावर और 4x स्क्वायर की पावर 4। आप देखिए कितना आया, 11c4 3 पावर 7 x पावर 7 4 पावर 4 x की पावर 8। 8 प्लस 7 कितना? तो आपसे उसी का तो कोफिशिएंट पूछा है, ये आ गया। अब आप इसमें ये कोशिश करो कि सर मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहता हूं, भाई 0 है, मिनिमम पावर ही उसकी 11 है, समझने की कोशिश तो करिए। तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपने ये क्वेश्चन लिख के एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ढूंढ रहे हो आप। मैं अभी बता रहा हूं, मुझे पता है, क्योंकि साइकोलॉजिकली मैं समझ सकता हूं कहां पे गड़बड़ हो रही है। एक्स की पावर 6 का कोफिशिएंट ढूंढ रहे हो, या कोई बच्चा एक्स की पावर 30 का कोफिशिएंट ढूंढ ले, जो है ही नहीं वो कहां से ढूंढोगे? इसमें मिनिमम पावर 11 मिलना ही है। अब बताओ, इसको ऐसा लिखते तो भी यही आता। अब इसका फिफ्थ टर्म निकालोगे तो पावर 4 ही तो आएगी। देखो, अगर इसका आप फिफ्थ टर्म निकालोगे तो क्या आएगी? पावर 4 ही आएगी ना। हो गया। तो क्वेश्चन को सही लेना पड़ेगा। अब पूछिए आप, क्या वेरिएबल अलग अलग हो तो भी हो जाएगा। अब क्या होता है, फिर उलझ जाओगे आप। अब ये अलग है, ये अलग है, इसके कॉम्बिनेशन की पावर भी पूछी जा सकती है, वो भी इससे ही हो जाएगा। बात समझ में आ गई? उसमें एक्स और वाई दोनों की पावर देखोगे, अभी आने दो, वो भी समझाऊंगा। बाकी मिलेंगे नहीं क्वेश्चन आपको, आप परेशान मत होइए। मैं कह तो रहा हूं, कई बार हम उन क्वेश्चंस पे ज्यादा सोचते हैं जो क्वेश्चंस होते नहीं है। बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब क्या? तो एक्स पावर 15 तो आ गया ना, एक्स पावर 3 नहीं आएगा, मैं कह रहा हूं। एक्स पावर 15 तो निकाला है हमने इसको। क्लियर बात? तो अब जरा कोफिशिएंट के कुछ क्वेश्चन देखें, समझें, उसमें कंफ्यूजन भी होता है और इन टर्म ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंपॉर्टेंट भी होता है। तो हम समझें, जरा लिखिए। 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3x क्यूब की पावर 13, फाइंड इंडिपेंडेंट टर्म। फाइंड इंडिपेंडेंट टर्म। अभी सब समझा रहा हूं दोबारा। अब जैसे इंडिपेंडेंट टर्म पूछा, मैंने मेंटली दिया, हो सकता है, तो आप इसको कैसे करेंगे पहले समझिए। क्वेश्चन ये है, 2x स्क्वायर माइनस 1/3 एक्स की पावर, बोलो बेटा, -3, होल पावर कितना है? 13। अब इंडिपेंडेंट टर्म बताना है, मतलब 0 इक्वल टू 13 माइनस आर इंटू 2 प्लस क्यू। मैं हमेशा इसलिए ऐसे लिखता हूं कि ये वाला माइनस से आप कंफ्यूज ना हो जाए, इंटू आर। 0 इक्वल टू 26 माइनस 5r इक्वल टू आर, फ्रैक्शन में आ रहा है, यानी इंडिपेंडेंट टर्म नहीं है। तो आंसर क्या बोलेंगे? 0। डज नॉट एग्जिस्ट नहीं लिखना यहां पे, 0। कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म का आंसर आपने लिखा 0। फिर बताइए, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 6, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 6 100% सब समझ में आएगा आज की क्लास में, धीरे धीरे ही चलूंगा। अब एक चीज याद रखिएगा, किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन चेंज नहीं होती। अब मैंने मान लो 6 पूछा है, तो यहां मैं क्या लिख दूंगा? 0 की जगह 6। तो 5r इक्वल टू 20, r इक्वल टू 4।
R4 तो टर्म कौन सा हुआ, फिफ्थ टर्म। अगर टर्म पूछा तो फिफ्थ। ये गलती मत करना, क्योंकि मैंने कल आपको इसका प्रूफ भी समझाया था कि निकलता है R+1 फॉर्मूले से प्रूफ इसका। अब बताओ क्या लिखोगे, 13C4 2 की पावर 9 माइनस 1/3 की पावर 4। माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है। तो 13C4 2 पावर 9/3 पावर 4। अब बड़ी वैल्यू है, सॉल्व हो सकता ना करे, करे ना करे ये अपन ऑप्शन ऐड कर देगा। क्लियर। इसी क्वेश्चन में मुझे बताइए, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x पावर -14। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x पावर -14। इस फॉर्मूले से बेटा हर तरह का क्वेश्चन होगा, जो मैंने आपको ट्रिक फॉर्मूला बताया ना। इसमें दो चीज याद रखना, r फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए और निगेटिव नहीं होना चाहिए। निगेटिव है मतलब वो भी इमेजिनरी है, मतलब वो टर्म है ही नहीं। आपका r निगेटिव आ रहा होगा, निगेटिव आना मतलब वो नहीं, वो कैंसिल हो इसलिए हो गया क्योंकि आपने समझ में आ गया होगा, सेम पावर है तो उसमें r निकलेगा ही नहीं। उसमें तो हर टर्म में सेम टर्म आएगा। r नेगेटिव नहीं आए, इमेजिनरी होगा ही नहीं इसमें, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, क्वाड्रेटिक नहीं बनती कभी भी, इमेजिनरी कभी नहीं होगा। यस। अब क्या फार्मूला है फिर बता रहा हूं, बार बार लिख रहा हूं आपके सामने फार्मूला, केवल इसलिए बार बार लिख रहा हूं कि आपको ये पता रहे कि x पावर z का कोफिशिएंट पूछा है तो z इक्वल टू, फिर सुनिए, n-r इंटू पी प्लस क्यू आर। इससे जो भी r निकलेगा वो r+1 में रखना है। हर क्वेश्चन इससे होगा। अब फिर वही मैं -14 बोला, फिर करवाने के लिए लिख रहा हूं आपको, केवल समझाने के लिए। -14 इक्वल टू 13-r इंटू 2। क्यू निगेटिव हो तो निगेटिव लेना, केवल समझाने के लिए दूसरी बार लिख दिया। तो 5r इक्वल टू 40 है, मतलब 9 टर्म जो है वो कोफिशिएंट इसका बताएगा। 9 टर्म आप लिख सकते हो, 2 की पावर 5 1/3 की पावर 8। r अगर कभी भी इवन हो तो टर्म पॉजिटिव होता है, यहां नहीं लिखोगे नेगेटिव तो भी चलेगा। कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट क्वेश्चन। कोफिशिएंट मुझे आपको पहले क्लियर करना है एक एक चीज, क्योंकि इस यहीं से बस दिक्कत आती है। मिडिल टर्म और टर्म निकालना मुश्किल नहीं, कोफिशिएंट फिर ग्रेटेस्ट टर्म फिर कोफिशिएंट प्रॉपर्टी, यहां से प्रॉब्लम आती है बाइनोमियल की, तो मैं आराम से वर्क करवाऊंगा। मतलब आज की क्लास थोड़ी आपकी लंबी रहेगी, पूरी ये करवा के ही छोड़ूंगा मैं। लिखिए, और जब तक समझ में नहीं आएगी बंद नहीं करूंगा। लिखिए, अब जैसे ये क्वेश्चन है, x² - 2x की पावर 10 फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x पावर 16। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x पावर 16। और कोफिशिएंट पूछा तो x मत लिख देना आंसर में, उसका कोफिशिएंट ही बताना होता है। करिए फटाफट। 0, x² - 2x की पावर 10। ऑप्शन है मेरे पास, पता नहीं आप कैसे कह रहे हो। 0 -1680 1680 3360 6720। बोलो। सी 3360। शाबाश शाबाश। 0 क्यों बोल दिया आपने? क्यों नहीं मिलेगा? 16 100% मिलेगा। अगर मैं इसको अभी जो मैंने कहानी आपको समझाई थी ये उसी पे बेस्ड है। अगर मैं इसका x कॉमन ले लूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं, तो मुझे ये 10 निकलेगा, तो x पावर 6 निकालना है, और जैसा लिखा वैसा रहने दो, उससे भी निकलेगा,
कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आप बताओ क्या लिखते हैं आप? 16 इक्वल टू n माइनस आर इंटू 2 प्लस क्यू आर, यहां क्यू 1 है प्लस का तो 1 लिखो। तो 16 इक्वल टू 20 माइनस 2r प्लस आर, तो 16 इक्वल टू 20 माइनस आर, तो r इक्वल टू 4। क्या दिक्कत है? r आ तो रहा है, और r का 4 आना मतलब टर्म 5 है। लिखें पहले 4 प्लस 1। अच्छा, 4 आने से पता चल गया कि पॉजिटिव होगा, तो निगेटिव आंसर इग्नोर कर सकते थे आप, एक ही आंसर होगा। पर ये प्लस माइनस पे ध्यान देना, अक्सर बाइनोमियल के 2 आंसर प्लस 2 माइनस होते हैं, तो 2 तो पहले ही फुर्सत में रिजेक्ट करा करो। आर इवन हो तो प्लस, आर ऑड हो तो माइनस। आर टर्म नहीं, आर की बात कर रहा हूं। अब 10c4 बोलो, 1 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 4, तो 10c4 इंटू 16 आएगा। यहां पर ये भी आप एक्चुअल में तो ऐसा लिखते हो, आप कई लोग कोफिशिएंट वो एक्स कहां गया ये पूछते रहते हैं, तो एक्स स्क्वायर की पावर 6 माइनस 2x की पावर 4। अब समझिएगा 10c4 x की पावर 12, 2 की पावर 4 x की पावर 4, तो 10c4 इंटू 16, और ये हो गया x की पावर 16। इसका कोफिशिएंट पूछा तो ये देंगे आंसर में, ये नहीं देंगे। x कहीं जाता नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसको भूख लगी खाना खाने चला गया। तो 10c4 इंटू 16। अब देखो, अब मेरी मजबूरी कि मेरे पास ऑप्शन है, यही होता तो लगा देता, तो सॉल्व करना है कि नहीं ऑप्शन डिसाइड कर देता है। तो करिए 10c4 को सॉल्व। 10 9 8 7 अपॉन 4 3 2 1 इंटू 16, तो ये 4 और 2 8 से ये 2 टाइम कैंसिल, 3 से ये 3 टाइम कैंसिल। अब क्या क्या बचा? 10 8 7 और 6, देन आंसर इज 3360 इज अ राइट आंसर। जीरो कैसे निकाल दिया आपने? पता नहीं। जीरो जब होता जब मैं 10 से कम पूछ लेता, मिनिमम 10 से कम होगा ही नहीं इसमें। आर जीरो आ सकता है, टर्म 1 होगा। पहला टर्म जो होता है उसमें आर जीरो ही तो होता है। अभी बताऊंगा वो कैसे करते हैं, रुक तो जाओ। एक चीज में तो कमांड होता नहीं। हमें दिक्कत ये कि जो चीज सीखना चाहिए वो नहीं सीख के हम अगली चीज सीखने की कोशिश करते हैं, जो सिखा रहा हूं वो भी नहीं सीख पाते। मुझे पता है एक्स वाई वाले भी आएंगे, पहली चीज तो बहुत रेयर आते हैं वो, पर मैं उनको भी सिखा दूंगा आपको। पर क्या मेरा फोकस कुछ और रहता है कि पहले एक चीज समझो, फिर आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो। क्लियर बात? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अभी आते हैं उस पर भी, उसकी क्यों फिक्र कर रहा हूं। एक्स माइनस, अभी मैं वो क्वेश्चन दे रहा हूं जो एग्जाम में पूछे गए। एक्स माइनस 1 अपॉन बी एक्स स्क्वायर की पावर 11, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर माइनस 7। एक्स पावर माइनस 7 का कोफिशिएंट बताइए। पूरा आंसर सॉल्विंग फॉर्म में देना, मेरे पास है ऑप्शंस। अभी दे नहीं रहा, नहीं तो आप उस पर फोकस कर लोगे। एनसीआर में मत देना आंसर, ऐसे 400 कुछ या कुछ 500 कुछ ऐसा कुछ आ रहा है उसका आंसर करिए। ऑप्शन बाद में लिखूंगा, नहीं तो फिर आप एकदम से ऑप्शन पे ही देखने लगते हो। फोर, और उसके साथ भी तो कुछ आएगा। 462 ए पावर 5, हाँ ऐसे ही आंसर दिए थे, बिल्कुल से शाबाश। माइनस 462 ए पावर 5 बी पावर 6
एक था 462 अपॉन, मतलब देखो ऑप्शन कितने क्लोज, ए स्क्वायर बी पावर 5, एक था -462 ए स्क्वायर बी पावर 5। अब क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, मुझे x की पावर -7 का कोफिशिएंट बताना है। फिर फॉर्मूला बार बार याद करिए, n-r इंटू पी प्लस क्यू आर इक्वल टू जेड। जेड यहां पर -7 है, n यहां पर 11 है, तो 11 माइनस आर। p मतलब पहले टर्म की पावर 1, q मतलब दूसरे टर्म के x की पावर जो ऊपर जाके माइनस हो गई, तो माइनस, पहले प्लस लिखना फिर माइनस लिखना, नहीं तो आप है ना इस माइनस को कंसीडर करने लग जाते हो। 11 माइनस 3r, 3r इक्वल टू 18, देन r इक्वल टू 6। r जैसे ही 6 आया तो मैंने दो नेगेटिव को कट कर दिया। इससे आधी प्रॉब्लम खत्म हो जाती। कैसे? कि मुझे एनसीआर सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि मैं जब 6 + 1 लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 11c6, बोलो a की पावर 5, तो a की पावर 5 जिसमें वो आंसर होना चाहिए वो इसमें, तो मेरा ये सॉल्विंग टाइम बच गया। कैसे आया भैया? कोफिशिएंट x का पूछा है, a का नहीं। बोलो क्या होगा? 11c6 ax की पावर, इन दोनों का डिफरेंस, -1 अपॉन बी एक्स स्क्वायर की पावर 6। बोलो 11c6 a की पावर 5 b की पावर 6 और ये x की पावर 5 और x की पावर 12। ये बचा कितना? एक मिनट, ये बचा कितना बेटा? 11c6 a की पावर 5 b की पावर 6 और x की पावर -7। इसका कोफिशिएंट पूछा तो ये। अब मैंने क्योंकि दो रिजेक्ट कर दिए थे और 11c6 को एक बच्चा सॉल्व करेगा, मैं बता रहा हूं, कंफर्म बता रहा हूं। आपने केवल a पावर 5 पकड़ी, उससे ही काम हो गया आपका, है ना? तो कई जगह पे सॉल्व नहीं करना पड़ता है, कई जगह करना पड़ेगा, बाकी तो आप कर ही लोगे। 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू वही 6 to 1। क्लियर? आइडियाज क्लियर? समझते हुए चलो। मैं बोलता रहा, मैं क्लास में प्रैक्टिस ज्यादा करवाने वाला, एक दो क्वेश्चन पे नहीं छोड़ूंगा। और क्या होता है, कुछ अलग टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनके लिए पहले बेस पकड़ो, पूरा टॉपिक समझो, अपने आप आधी चीजें क्लियर होने लगेंगे। लिख लो, लिख लो। 3 + 4x की पावर 15, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x पावर 6। क्यों नहीं निकलेगा? क्यों नहीं निकलेगा? यहां से बाहर फेंकूं क्या? x पावर 6 डायरेक्ट बता सकते हो। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x पावर 6, उसी फॉर्मूले से निकलेगा। वही फॉर्मूले से निकलेगा, कोई नया फॉर्मूला नहीं लाना है। बोलो 6 इक्वल टू n-r इंटू पी, नहीं है p तो 0, प्लस क्यू आर, तो 6 इक्वल टू r, तो r डायरेक्टली, बस देखो 6 + 1 करो, 15c6, 3 की पावर 9, 4x की पावर 6, कोफिशिएंट पूछा है तो 15c6, 3 पावर 9, 4 पावर, कोफिशिएंट पूछा तो ये आंसर देना होता है। क्लियर? वन मोर क्वेश्चन, 2 - 3x की पावर 4/3, 4/3 पावर 18, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 ले लेते हैं, चलो देखते हैं। 6 अभी लिया था तो 8 ले लो, x पावर 8 ले लो, कुछ भी ले लो, तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो।
कितना? सिंपल, आपने वही फॉर्मूला वही लगाना है, 8 इक्वल टू n माइनस आर इंटू, यहाँ x की पावर 0 है तो 0 कर दो, प्लस क्यू आर, क्यू कितना है इंटू आर, जो है वो लिखना। आप फ्रैक्शन में हो तो भी लिख सकते हो, पी और क्यू फ्रैक्शन हो, निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, जो वो लेना, वो गलती मत करना, बस वहां यहीं पे गलतियां होती हैं लोगों की। 4/3 आर, तो आर इक्वल टू 2 टाइम कैंसिल तो आर 6, तो 7 टर्म। आप निकाल के देखो, आप लोग निकाला करो, यही कॉन्फिडेंस देता है कि क्या कर रहे हैं आप। 8c6 बोलो, 2 की पावर 12 माइनस 3x 4/3 की होल पावर 6। अब देखिए 18c6 2 की पावर 12 इवन है तो प्लस कर दो, 3 पावर 6 और ये पावर का मल्टीप्लाई हुआ तो 12/3 है, वो सॉरी ये 2 का टाइम कैंसिल तो 8। इसका कोफिशिएंट पूछा है, ये आ गया। यस और नो? और अगर आर फ्रैक्शन में आ जाए समझ जाओ 0 है, नहीं है मतलब। आर नंबर जो होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए, 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। अगर आर की वैल्यू 0 आए कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर कौन सा टर्म होता है? फर्स्ट टर्म। वन मोर क्वेश्चन, √x/3 प्लस 3/2 x² पावर 10, फाइंड कांस्टेंट टर्म और इंडिपेंडेंट टर्म। फाइंड कांस्टेंट टर्म और इंडिपेंडेंट टर्म समझाने के लिए। 8 और 3/2 x² की पावर 2। अब आते हैं हम 10c2 रूट x की पावर 4 3 की पावर 8 3 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 2 x की पावर 4। ये कैंसिल तो इंडिपेंडेंट टर्म हो गया। पहले तो समझ में आ गया बात, इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्विंग की ही दिक्कत थी कहीं ना कहीं। अब इसके बाद आपकी जो मिस्टेक है वो कैलकुलेशन हो सकती है। 10c2 मतलब 10 इंटू 9 अपॉन 2, 1/3 पावर 6 और ये 2 का स्क्वायर है तो ये 4 हो गया, ठीक है। अब ये 2 से कैंसिल 5 टाइम, ये 3 से कैंसिल 3 की पावर 4, तो 1/4 इंटू 81, तो हाँ 5 सॉरी 5/4 इंटू 3 2, तो 5/324 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो नन करेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैंने बोला ऑप्शन 3 मैच नहीं कर रहे थे। आप देखो आप लोगों ने इसमें कितने अलग अलग वैरायटी टाइप ऑफ आंसर दिए। क्लियर? कोफिशिएंट समझ में आ गया? ठीक। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बोला कि a प्लस बी की होल पावर n से ही सारे फॉर्मूले क्रिएट करना। अभी आ रहा है स्लाइड पे भी, चिंता मत करो। a पावर n आप ये लिखते हो nc1, a पावर nc2, a पावर, यही लिखते हो। अब मान लो a की वैल्यू 1 और b की जगह x लिख दूं तो ऐसा लिख सकता हूं 1 प्लस x पावर n, तो क्या होगा 1 क्योंकि 1 है, प्लस nc1 x प्लस nc2 प्लस nc3 ncr x पावर r अप टू। ये फॉर्मूला अभी आपके काफी यूज में आने वाला है। इनफैक्ट आगे आने वाली बहुत सारी ट्रिक्स इसी पे बेस्ड है। वो जो क्वेश्चन मैंने करवाया था पिछला, वो जेई 65 में आया था, IIT जेई 65, तो उसका आंसर नन ही था। और क्या होता, नन आंसर लगाने में हमेशा ही कंफ्यूजन होता है, हम 3 बार कैलकुलेशन चेक करते हैं, अपने ऊपर बिलीव नहीं होता, तो वो है 1 प्लस nc1x प्लस nc2x² प्लस nc3x³ एंड सो ऑन। अब इसमें एक बात और समझो कि अगर a नहीं है, a की वैल्यू 1 है, तो जो सेकंड टर्म है उसकी जो पावर है वही r है। देखो
तो अगर आपसे कभी इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जाए तो आप डायरेक्ट बता सकते हो, जब एक ही टर्म में एक्स हो। अच्छा, और अगर 1 माइनस एक्स पावर एन है तो 1 माइनस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू माइनस एन सी थ्री एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ये दोनों फॉर्मूले का एन इंडेक्स में भी और बाइनोमियल में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। अविनाश, डन। तो अब इन दोनों फॉर्मूले के साथ कुछ कंसेप्ट हैं वो बना लीजिए। एक बार फिर लिखते हैं इस फॉर्मूले को, बार बार लिखिएगा। 1 प्लस एक्स पावर एन इज 1 एन सी वन एक्स एन सी टू एन सी थ्री एक्स क्यूब एंड सो ऑन। 1 माइनस एक्स पावर एन 1 माइनस प्लस अगर मैं आपसे बोलूं इन दोनों को ऐड कर दो तो एक फॉर्मूला और निकल के आएगा आपके पास, इसकी जरूरत पड़ेगी बीच बीच में। अब ऐड कर रहे हैं तो ये ऑड टर्म कैंसिल, इवन मिलेंगे, पर कितने टाइम्स? तो 2 टाइम्स ऑफ इवन टर्म, 1 एन सी टू एक्स स्क्वायर एन सी फोर एन सी सिक्स। ओके, और अगर मैं बोलूं इनको माइनस कर दो तो माइनस होने पे क्या होगा, ये आपस में ये ऐसा हो जाएगा अपोजिट, तो 2 टाइम्स ऑफ ऑड टर्म मिल जाएंगे। एन सी वन ऑड और इवन है ना, आर की प्लेस को देख के बोलता हूं मैं, एक्स एन सी थ्री बोलो एक्स क्यूब प्लस एन सी फाइव, ये 1 इवन है, इसको एन सी जीरो भी लिख सकते हो। देखो आप, एन सी जीरो कितना होता है 1, तो ये इवन की सीरीज और ये ऑड की सीरीज। डन, ये काम में आएंगे। वैसे तो आप काम में ये भी आते हैं, ये भी लिख ही लो लगे हाथ, अभी लिखें तो ए प्लस बी की होल पावर एन, ये कम यूज में आते हैं, ज्यादा आएंगे। ए माइनस बी की होल पावर एन, वही सेम लॉजिक, ऐड करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ इवन टर्म, तो ए पावर एन एन सी टू एन माइनस टू बी स्क्वेयर एन सी फोर एन माइनस फोर बी पावर फोर एंड सो, और माइनस करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ ऑड टर्म एन सी वन एन माइनस वन बी। यहां पे बस सोचो एक ही जगह 1 है, तो जहां जहां ए लिख रहे हो वो 1 हो गया, और 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही मिलेगा।
ओके, तो ये 4 फॉर्मूले आपको बीच बीच में काम आएंगे। क्लियर यहां तक? कोई कंफ्यूजन? चलिए अब हेडिंग डालिए आप, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। अब प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट का मतलब क्या बताता हूं। जैसे हम लिखते हैं 1 + x की पावर n, तो क्या लिखते हैं C0, फिर क्या लिखते हो C1x, C2 x स्क्वायर, C3 मतलब NC लिखते हो। याद रखना NCR को शॉर्ट टर्म में क्या लिखते हैं CR। अगर कभी C6 लिखा देखो तो इसका मतलब है NC6, पर मुझे कभी 10C6 लिखा है तो इसको मैं C6 नहीं लिखूंगा, डिफॉल्ट N ही होता है। इवन 2NC4 को भी C4 नहीं लिखेंगे, और लिख रहे होंगे तो पहले मेंशन करेंगे अलग से। ऐसा नहीं कि नहीं लिख सकते, पर मेंशन करना पड़ेगा। पर अगर ये लिखा है C8 तो बाय डिफॉल्ट इसके लिए मेंशन नहीं करना पड़ता। क्लियर? तो वो देखो वो अपने आप ही लिख दिया मुझसे, इसलिए आपको बताया C3x3 C4x4 अप टू CnX पावर n। अब प्रॉपर्टीज का मतलब है कि इन कोफिशिएंट के बारे में अलग से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो आपने देखे होंगे, वो हमें करना है। और सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन यही होते हैं, हाईएस्ट इजी, क्योंकि 100% ऑप्शन से होते हैं। तो मैं अभी क्वेश्चन भी दूंगा, बताऊंगा भी, पर करना क्या होता है वो बताता हूं। सबसे पहले तो लिखिए सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, ये हेडिंग डाल दीजिए आप, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कई बच्चों को। जैसे मैं लिखूं 2x प्लस 3y की पावर 3, इसका एक्सपेंशन करिए तो आप क्या लिखेंगे बताइए। ए पी प्लस बी का होल क्यूब तो आता है ना, जो आती चीज है वही से मैं कंसेप्ट बनवाऊंगा, करिए। यस, तो आप ये लिखोगे 2x का क्यूब प्लस 3 इंटू 2x का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2x 2y का स्क्वायर प्लस 3y का होल क्यूब। आपने सॉल्व किया तो मिला 8x क्यूब, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12x स्क्वायर y प्लस 3 भी है तो भाई 36 लिख देता हूं। यहां बोलो 9 27 54 x इंटू प्लस 27 बाई 2। अब आपसे कभी भी सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछें, कभी भी, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट मान लो कभी भी पूछें, तो इसका मतलब है यही वाले सम, कौन से 8, 36, 54 और 27 को ऐड करना। कोफिशिएंट यही होंगे। कोफिशिएंट में ए और बी भी इंक्लूड होता है, एनसीआर इंक्लूडिंग ए एंड बी। जरा ऐड करिए इसको, कितना 125, आपने कहा 125। तो एक तरीका तो ये कि जब भी आपसे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम पूछे आप पूरा एक्सपेंशन करो, सारे कोफिशिएंट को अलग लिखो और फिर उनको जोड़ दो आराम से। मतलब अपने पास अगर पेपर में खूब टाइम हो, 4-5 क्वेश्चन करना, तो ये कर सकते हो आप। दूसरा तरीका ये कि जब भी सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछें उसका लॉजिक भी समझना कि क्यों। तो हम जो एक्स वाई दिए है ना,
उनके एक्स वाई जेड जो भी उनके प्लेस पे 1 रख दें। अब 1 रखा तो क्या हुआ बताओ, यहां रखा 1 तो 2 + 3 की पावर 3 यानी 5 का क्यूब कितना आ गया। ये तरीका होता है। तो आपसे कभी भी सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट बोले जितने लिखे हैं वो कर दो बन। अब उसका लॉजिक भी समझो। आप बताओ अगर आपने एक्स और वाई के प्लेस पे 1 रख दिया तो बचा क्या, यहां क्या बचा 8, यहां क्या बचा, यही तो ऐड करना था आपको। तो आपने इसलिए एक्स वाई जेड जो भी दिया उसके प्लेस पे 1 रखा, तो ये हुआ, यहां पर भी वही हुआ, तो सेम मिल जाएगा। तो कभी भी सम ऑफ बाइनोमियल का बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है और कई बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, जबकि सबसे इजी आपको क्या करना है, एक्स वाई जेड की जगह 1 रखना है। नोट कर लो। तो सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट कभी भी पूछा जाए, ये जो सेक्शन पढ़ा रहा हूं ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है। एक कोफिशिएंट और एक ये हाईएस्ट इंपॉर्टेंट है, और सबसे इजी ये हाईएस्ट इजी है, मतलब इसको आप बहुत कम समय में कर सकते हैं। इसको आप बहुत कम समय में कर सकते हैं, जल्दी करिए। डन। अब देखिए जैसे मुझे यहां पर इसको समझते हैं, मान लो मुझे इन बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम करना है, मतलब C0 C1 C2 C3 अप टू किसका बेटा। तो आप लॉजिक से बताओ क्या करना पड़ेगा। अगर मैं x की जगह 1 रख दूं यहां पर तो बचा क्या है, C0 C1 C2 क्यों रखते हैं 1, वो रीजन क्लियर होना चाहिए, वही बचा ना। बस आपने जैसे ही 1 रखा यहां रखो 1, तो 1 + 1 यहां रखो 1। अब आपके लिए एक फॉर्मूला हो गया जिसका यूज आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन और कई जगह पे करते हैं। इसका यूज बाइनोमियल में भी करते हैं, साथ में परमुटेशन में कितनी जगह पे, कॉम्बिनेशन में कितना यूज होता है इसका, जगह जगह। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। अभी आप लोगों के पेरेंट्स को भी बोलना है मुझे, कई पेरेंट्स तो मेरी क्लास देखते हैं। तो जो पेरेंट देख रहे हैं सुन रहे हैं, अगर आपका बच्चा आपको सोते हुए दिखे तो इसको पीठ पे जरा 2-4 मुक्के मेरी तरफ से मार दिया करिए आप, या सर पे पानी डाल दिया करिए, और ये कुछ बोले तो मुझे आप इन्फॉर्म कर दीजिए। और क्या है, ऑनलाइन में तो बड़ा मजा आता है, पढ़ भी रहे हैं, मम्मी को बोल दिया क्लास है मुझे आज ये खाना है, नहीं तो मैं क्लास अटेंड नहीं करूंगा। तो आप सब ध्यान रखिए इस बात का। ये क्लियर, ये फॉर्मूला काफी जगह काम आएगा आपको। यानी C0 से Cn तक के समेशन को हम 2 पावर n बोलते हैं। कॉम्बिनेशन में इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। जैसे मैं बोलूं, मान लो मैं लिखूं 6C0 + 6C1 + 6C2 + 6C3 + 6C4 + 6C5, तो आप में से कोई बच्चा इसे सॉल्व करके ऐड करने की टाइम नहीं लगाएगा, सीधा लिख देगा 2 पावर 6 मतलब 64। आप अलग से करोगे तो भी यही रिजल्ट मिलेगा। कई बार होता है ना, क्वेश्चन आता है 8 फ्रेंड हैं, 1 और मोर देन 1 को इनवाइट किया, सब कंसेप्ट वहां काम आएंगे। इसलिए कई बार आप पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ने लगते हो, इसलिए कई उसके पीछे बेस टॉपिक्स को कवर करना चाहिए। मतलब पी एंड सी पढ़ने के पहले क्वाड्रेटिक आना चाहिए, सेट आना चाहिए, बाइनोमियल का कंसेप्ट मतलब एनसीआर आना चाहिए अच्छे से, प्रोग्रेशन का बेसिक आना चाहिए क्योंकि वो कई जगह काम आता है। उसके बाद फिर आप पी एंड सी पढ़ोगे तो समझ में आएगा, और पी एंड सी के बाद ही प्रोबेबिलिटी समझ में आएगा। अच्छा, इसमें एक चीज समझिए, NC0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो कई बार आपको ये समेशन ऐसे भी पूछते हैं कि C1 + C2 + C3 + C4 अप टू दिस इज 2 पावर n -1।
क्लियर और नॉट? जो टर्म यहां नहीं है, मान लो ये दो टर्म नहीं है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो यहां से स्टार्ट है तो C1 की वैल्यू होती है NC1, हमेशा याद रखना n होता है, तो आप यहां क्या लिख दोगे? -n। जो LHS में नहीं है उसको RHS में ट्रांसफर करते चलो। ये सब चीजें मैं थोड़ा कॉम्बिनेशन को दिमाग के रखते हुए भी आपको बताता चलूंगा, सब चीजें अपने को लिंक करनी है। ये क्लियर? तो अब आपसे अगर मैं कभी पूछूं कि 8C1 प्लस 8C2 प्लस 8C3 अप टू 8C8, तो आप फट से बोलेंगे सर 2 पावर 8 -1, क्योंकि 1 मतलब 8C0 नहीं है यहां, अगर ये होता तो ये नहीं होता। कोई कंफ्यूजन इसमें? अच्छा, अब इसमें आपने जैसे +1 रखा, मान लीजिए कि अगर मैं इसमें -1 रख देता तो क्या होता, वो भी देखते हैं एक बार। इन क्वेश्चन को डिफरेंशिएशन इंटीग्रल से भी करते हैं। 0 इक्वल टू बोलो -C1 प्लस माइनस प्लस -C5, ऐसे ही चल रहा है। इसका मतलब ऑड नेगेटिव है और इवन, तो C0 C2 C4 इन इक्वल टू किसके? C1 C3। मतलब ये एक चीज बहुत क्लियर करती है कि जितना समेशन इवन टर्म का होता है उतना ही ऑड का होता है। जितना इवन का समेशन होता है उतना ही ऑड का समेशन भी होता है। कोई कंफ्यूजन बेटा यहां तक? अच्छा, इवन और ऑड का समेशन अभी 2 मिनट पहले ही बोला था आपने, क्या था? 2 पावर n। तो अगर इवन और ऑड का इक्वल होता तो आधा आधा हो गया ना, तो हम इस समेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं, 1/2 नहीं 1/2 लिखना, पूरे समेशन का आधा। इससे क्लिक हमेशा करेगा कि आधा समेशन लिख तो सकते हो 2 पावर n -1, पर ऐसे लिखो, क्योंकि इवन का समेशन और ऑड का समेशन पूरे टर्म का समेशन कितना? 2 पावर n। तो आधे इवन है आधे ऑड है, तो 1/2 2 पावर n। क्लियर? तो अब इसमें दो टाइप बनती हैं, वो दोनों टाइप बताता हूं, टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2। बाइनोमियल कोफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन में दो टाइप बनती हैं, टाइप नंबर 1 पे बात करते हैं। टाइप नंबर 1 है, लिखिए, x - 2y + 4z पावर 20 फाइंड सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। टाइप नंबर 1 के ब्रैकेट में लिख दीजिए सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। सीधा सीधा यही क्वेश्चन आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। तो x और y और z की जगह क्या करना है, जब भी सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट बोले, जब भी अंदर जो जो है उनकी जगह 1 1 रख दो बस। तो 1 - 2 + 1, वो सॉरी 1 4 4 + 1 5, मतलब 3 पावर, यानी इसमें जो भी बाइनोमियल कोफिशिएंट, जो भी इसका एक्सपांशन करोगे आप और जितने भी टर्म निकल रहे होंगे उनका जब भी सम करोगे वो इक्विवेलेंट टू 3 पावर 20 क्या आएगा। कई बार मन में भरोसा नहीं होता, मैं आपको कहता हूं भरोसा ना हो तो सबसे अच्छा तरीका है, आप मान लीजिए कि पावर 1 होती तो कितना आता, 4 + 1 5 - 2 कितना 3। देख लो आप, XYZ की जगह 1 रख के आ गया 3, 2 ले लो 3 ले लो, आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा और डिवीजन भी समझ में आता होगा ना। XYZ की जगह 1 रखोगे जब भी तो कोफिशिएंट बचेंगे, नहीं तो XYZ भी साथ में इंक्लूड रहेंगे, उनको कैसे अलग, उसको हटाओगे कैसे? 0 रख दोगे तो वो कोफिशिएंट खत्म हो जाएंगे। क्लियर है बात? चलिए वन मोर क्वेश्चन।
a प्लस 2b प्लस 3c प्लस 4c पावर 15, ये सेम डेटा के साथ आ चुका है क्वेश्चन। फाइंड सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। आपने फटाफट एबीसी की जगह 1 1 रखा, सबकी जगह 1 1 रखना है। तो 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10, आंसर इज 10 पावर 15, यानी इनके कोफिशिएंट का एक्सपांशन 10 पावर 15 होगा। क्लियर? थ्री एक्स माइनस 4y प्लस 7z की पावर 60, फाइंड सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। यस, डन। एक्स वाई जेड की जगह 6 पावर 60 इज द राइट आंसर। ये हुई टाइप 1। अब आते हैं टाइप 2। अब आते हैं टाइप 2, और टाइप 2 में सिंपली कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन बाइनोमियल वाले होंगे, कोफिशिएंट वाले होंगे, उनको सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल से बता पाऊंगा। लिखिए C2 प्लस